द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर भले ही बीजेपी अपने वोटों के गुणागणित से यहां बाजी मार ले, लेकिन नैतिक रूप से, तार्किक रूप से और आक्रामकता के मामले में खास करके बड़े बड़े मुद्दों पर विपक्ष की यहां बड़ी जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सदन में जितने भी तीखे हमले हुए वो सब देश भर में गूंजने लगे। दूसरी तरफ जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता के पास कोई ठोस जवाब तक नहीं था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए सदन में आना ही पड़ा है। तो यह कहीं न कहीं विपक्ष के कूटनीतिक, तार्किक और नैतिक जीत ही समझी जाएगी। और देश को यह पता तो चला कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश के बड़े बड़े मुद्दे पर क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों तक संसद से दूर रह रहे थे, और जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को संसद में खींच कर ले आया, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले बीजेपी एक मुनादी करवाती है, और यह मुनादी एक धमकी के तौर पर दिखाई पड़ती है। इसके मायने अगर आप निकालेंगे तो इसे हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने जो पोस्ट किया है, इसका मतलब क्या है आप भी सोचिएगा, जरा सुनिए। यहां पर किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। और कैसे नहीं छोड़ने वाले हैं, इसको लेकर के 2-3 घटनाक्रम जो पार्लियामेंट में घटे हैं उसे आप जोड़िए और देखिए कि कैसे यह सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ तो कर ही रही है, न्यायपालिका के औचित्य को भी एकदम से कम करने पर तुली हुई है। अभी हाल ही में क्या हुआ, दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस हुआ था, मोदी सरकार ने जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाकर अरविंद केजरीवाल के पावर को कम करने की कोशिश की। अब उसे बिल का भी रूप दे दिया, वो बिल भी लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया। तो यहां पर भी मोदी जी के इस मैसेज को जोड़िए कि हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को संविधान पीठ के पास चर्चा करने के लिए, इस पर राय देने के लिए या फिर एक रिपोर्ट देने के लिए भेजा, लेकिन तब तक इसे कानून का शक्ल अगर मोदी सरकार दे रही है तो इस पर क्या कहेंगे। यह फिर तो वही बात हो गई कि हम लोग जो है किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप इससे कनेक्ट कीजिए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आज आ गई, वो चुनाव आयोग से जुड़ी। चुनाव आयोग मतलब लोकतंत्र की आत्मा, जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर एक जनता के भरोसे की सरकार को सत्ता में बैठाए और फिर वहां से देश के विकास की बातें हो। लेकिन यहां चुनाव आयोग में मोदी सरकार ने जो नया खेल करने का प्लान किया है और उसका विधेयक भी पेश कर दिया गया है, जरा समझिए कि कितना बड़ा खेल होने वाला है। वो हम आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले जरा अधीर रंजन चौधरी को भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खींचकर सदन में ले आए हैं। क्यों? क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि प्रधानमंत्री जो कई बड़े मुद्दों से भागते फिर रहे थे, वो इस वक्त संसद में होंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जरा सुनिए यहां अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। हालात में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसके नाम ले। तो सुना आपने, अधीर रंजन चौधरी की बातें 100% सही हैं। जनता की चुनी हुई जो सरकार है,
अगर वो जननेता हैं तो उन्हें आगे से लीड लेना होगा, ना कि मणिपुर के मामले पर विदेश जाकर अमित शाह को फोन घुमाने से बात बनने वाली है। ना तो आप देखें हरियाणा में जो हिंसा हुई है वहां भी भाजपा की सरकार है, उसमें क्या कदम उठाए गए और प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें क्या टिप्पणी की है, यह भी बहुत जरूरी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश के आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश के संवैधानिक मूल्यों से जुड़ते हैं। उन सब को कुचल देने पर आमदा या भाजपा सरकार इस वक्त सदन में विपक्ष के सवालों के बौछारों तले दबी हुई है। उन्हें कुछ ठोस जवाब सूझ नहीं रहा तो ऐसे एक वीडियो पोस्ट हो जाता है, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए जरा यहां भी समझ लेते हैं कि ये चुनाव आयोग में क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं। चुनाव आयोग में अब प्लान यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया कि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चाहे सीईसी की जो नियुक्ति होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे। ये तीन व्यक्ति मिलकर तय करेंगे। इसमें देखिए तीनों में अब एक राय बनाने की बात जब होती है तो काफी बहस के बाद एक ठोस निर्णय आ सकता था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक विधेयक मोदी सरकार ला रही है। इस विधेयक के जरिए उनकी कोशिश यह है कि सीजेआई को इन कामों से बाहर कर दे। सीजेआई की एंट्री नहीं होगी, इनकी जगह मोदी सरकार अपने पसंद के एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर को शामिल करेंगे। अब इसको जरा सोचिए कि ये अगर खेल हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र रहा कहां। आपने खुद एक प्रधानमंत्री हैं जिस पार्टी के, उसी पार्टी से कोई एक मंत्री आपके साथ खड़ा हो जाएगा और उसके अलावा जो एक व्यक्ति और होगा उसे आप तो समझ ही रहे हैं कि नेता विपक्ष होंगे। अब यहां पर 2-1 से अगर नतीजा आएगा तो पलड़ा किसका भारी होगा। निश्चित तौर पर सरकार अपने पसंद के चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए रास्ता साफ कर रही है। दरअसल मोदी सरकार को इस बात का भरोसा है कि 2024 में भी वो किसी न किसी रूप में आ ही जाएंगे और इसके लिए अब उन्हें चुनाव आयुक्त के साथ ही कोई खेल क्यों न करना पड़ जाए। इसी वजह से यह विधेयक आ रहा है जिसके तहत सीजेआई चंद्रचूड़ को ही इससे दूर कर देंगे, जो लगातार निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि यहां कुछ गड़बड़ी ना हो, क्योंकि न्याय के मंदिर में ही इंसाफ मिलता है। अगर चुनाव आयोग में भी गड़बड़ियां होंगी या सियासतदान लगातार गड़बड़ियां करेंगे तो उन सब पर लगाम लगाने के लिए न्यायपालिका ही तो है। तो ठीक दिल्ली की तरह ही यहां भी खेल हो गया। दिल्ली ऑर्डिनेंस में क्या था जिसे कानून को शक्ल दिया गया है, इसमें तो वही कहा गया ना कि मुख्यमंत्री जो है कठपुतली रहेंगे, 2 ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे, अगर वहां भी बात नहीं बनती है तो अल्टीमेटली उपराज्यपाल तय करेंगे। एक कमेटी ऐसी बनती है जहां पर 2 आदमी सरकार के पसंद के होंगे, मोदी सरकार के या केंद्र सरकार कह लीजिए, इस वक्त केंद्र सरकार के पसंद के होंगे, और यहां अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ेंगे तो उपराज्यपाल तो उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की सुनेंगे ना, जब वोटों से बात होगी। 3 लोग इसलिए कमेटी में होते हैं कि 2-1 से सहमति बनाई जा सके। अब चुनाव आयोग में भी ऐसा ही अगर खेल होगा तो जरा सोचिए कि देश में लोकतंत्र की अहमियत कितनी कमजोर हो जाएगी। सत्ता रौंदने चली है तानाशाह बनकर लोकतंत्र को, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। यहां भी चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अब एक कैबिनेट मंत्री, एक मोदी जी तय करेंगे और जो नेता विपक्ष होंगे वो क्या कर पाएंगे, वो सिर्फ विरोध कर पाएंगे, लेकिन यहां पर जीत तो 2 वोट वालों की हो जाएगी ना। तो इस तरीके से मोदी जी किसी को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सदन के भीतर जो सारी घटनाएं घटित हुई हैं, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करना, रावण से तुलना कर देना, देशद्रोही कहना, भारत माता का हत्यारा कहना, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यह कहना कि प्रधानमंत्री है वो, परमात्मा नहीं, भगवान नहीं है वो, सदन में आएंगे, अपनी चर्चा करेंगे, बातें रखेंगे, अगर मोदी जी आएंगे तो क्या हो गया, परमात्मा नहीं है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि धृतराष्ट्र भी अंधे थे, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, वो कुछ नहीं कर सके। ठीक उसी तरीके से अभी भी हमारा राजा लगता है कि अंधा है, सब कुछ हो गया मणिपुर में लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। इस तरीके से लगातार टिप्पणी हो रही है। नैतिक रूप से और तार्किक रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है।
अब लाख वो स्मृति ईरानी हो, अमित शाह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हर कोई अपनी बातों से यह कोशिश करें कि मोदी जी को कैसे बचा लें, लेकिन इस सवाल का जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है कि देश के इन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार खामोश क्यों थी और इसके अलावा सदन में आने में इतनी देरी क्यों कर दी जनाब। और आने से पहले ये मुनादी क्या संदेश देती है? मुनादी यह कह रही है कि भाई हम आ रहे हैं तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसके साथ क्या सलूक करेंगे, या तो सदन में उन लोगों की बातों को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा या फिर सदन के बाहर संवैधानिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश की जाएगी, न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, चुनी हुई सरकारों की ताकत को कम करने की कोशिश की जाएगी। क्या ऐसे हमारा देश चलेगा? और यह सरकार इस वक्त यही प्लान कर रही है, ऐसे ऐसे कानून विधेयक लाएंगे जिसके बाद जिनसे उन्हें दिक्कत है, जिनसे उन्हें चिढ़ है, वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।